देवभूमि द्वारका के इस ढिणकी गांव के बहुत ही सम्मानित मेरे आदरणीय बंधुगण, किसान भाइयों, मान्य श्री लुनाभा सुमानिया जी, चेयरमैन एजुकेशन कमेटी, जिला कलेक्टर देवभूमि श्री ए बी पांडोर जी, आत्मा परियोजना के निदेशक डायरेक्टर श्री विक्रम सिंह चौहान जी, मेरे से पहले आप सब खेडूत भाइयों ने प्राकृतिक खेती कैसे करनी चाहिए, उसके मूल सिद्धांत क्या है, इसकी जानकारी श्री राम सिंह भाई चावड़ा ने, जो प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर भी हैं और किसान भी हैं, आपके बीच में रखी है। आप सब लोगों का जो देवभूमि द्वारका से संबंध रखते हैं और मेरा बहुत पुराना आपका रिश्ता है, वो मैं बताना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण ने द्वारिका को बसाया था, ऐसा ही है ना। और मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला हूं। कुरुक्षेत्र का नाम सुना कि नहीं आपने? कुरुक्षेत्र जो है, वहां भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और वो धर्म भूमि इसलिए मानी जाती है कि वहां कौरव और पांडवों का धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी और धर्म की विजय हुई थी। तो भगवान कृष्ण ने उस क्षेत्र को भी अपने जीवन का बहुत बड़ा केंद्र बनाया था और उसके बाद द्वारिका, उनका साम्राज्य, उनका मानवीय दृष्टिकोण सारे विश्व में फैला। तो मैं भी उसी धरती का रहने वाला हूं जब भगवान कृष्ण ने अपना समय बिताया और आप भी वहीं के। तो हमारी रिश्तेदारी बन गई कि नहीं? क्यों भाई लोगों, बनी के नहीं रिश्तेदारी? तो हम एक महापुरुष के वंशज हैं, उनके परंपरा के लोग हैं। तो मुझे प्रसन्नता है, ढिणकी गांव में संभवतः कोई गवर्नर तो पहली बार आया होगा और तुमने आज मैं आपका अतिथि बन के आया। अतिथि पता किसे बोलते हैं? जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने की कोई तारीख ना हो, तिथि ना हो, बिना बुलाए आ जाए, उसको अतिथि बोलते हैं। तो आपने नहीं मेरे को बुलाया, मैं ही जबरदस्ती आपके गांव में आया हूं। ऐसा ही है कि नहीं? तो ऐसा ही है। मेरे को और खुशी होती, आपका बड़ा गांव है तो और ज्यादा खेडूत बंधु आने चाहिए थे। आज माताएं बहनें एक भी नहीं आपके गांव की, तो मैं ही अपने परिवार को लेके आया हूँ। तो अच्छा रहता अब आई है मेरे कहते ही दो माताएं। तो आपने इस प्रबंध को बढ़िया बनाना चाहिए था, औपचारिकता नहीं। यहाँ माताएं बहनें बड़ी संख्या में खेती बाड़ी में, पशुपालन में सहयोग करती हैं, तो वो आपने बुलानी चाहिए थी गांव में। इससे सिद्ध होता माताओं बहनों के प्रति ज्यादा रुचि नहीं रखते। ऐसा अब जमाना बदल गया है, अब वो बराबर की अधिकारी हैं हर काम में। तो आपने उनको बुलाना चाहिए था, वो कमजोरी रखी है। और खेडूत और भी ज्यादा आने चाहिए थे। मैं इतनी दूर से चल के आया हूं तो आपको इसका ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। दूसरा, मैं खुद खेडूत हूं, किसान हूं। तो किसान होने के नाते आप लोगों को मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं। हम एक परिवार का हिस्सा, हम एक जैसा कर्म करते हैं। मैं पशुपालन भी करता हूं और खेती भी करता हूं। कुरुक्षेत्र का गुरुकुल जिसकी अभी चर्चा चौहान जी ने की, वहां मैं 180 एकड़ में प्राकृतिक खेती करता हूं और 450 गाय पालता हूं।
और हमारी जो गौ माता है, मेरे को बहुत खुशी, हमारे सरपंच साहब खुद पशुपालक भी हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो आप सबको आज टेक्नोलॉजी का युग है, तकनीकी का युग है, उसको अपनाना चाहिए, उसमें कोई विरोध नहीं है। साधन अच्छे हमारे पास बनने चाहिए, लेकिन खेती बाड़ी जो है वो हमारी जहर से मुक्त होनी चाहिए। ये दोनों चीज अपनाओ, टेक्नोलॉजी नहीं और जहर मुक्त खेती। आप, अब मैं बातचीत करूंगा आपसे, आप ईमानदारी से बात करेंगे मेरे साथ, जो जैसा वैसा ही। मैं भी खुद आपके बीच में हूं। आज से 7 साल पहले मैं रासायनिक खेती करता था। मैं यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, वही सब कुछ डालता था अपने खेतों में। तो आपने घबराना नहीं है। अब ये हमारी कुछ बहनें आई, इनको भी बैठने की जगह दे दो, इनके लिए भी कुर्सी लगाओ, अच्छा है। तो आप में ऐसे खेडूत बताओ जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसका प्रचार मैं पूरे प्रदेश में करता हूं। ऐसे जो खेडूत हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। आप में जो ऐसे खेडूत जो प्राकृतिक खेती करते हैं वो हाथ खड़ा करें। केवल 2 लोग मिले और बाकी वो है 4-5। अच्छा, अब वो खेडूत हाथ खड़ा करो जो रासायनिक खेती करते हैं, जो यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डालते हैं, वो करो हाथ खड़ा। वाह वाह भैया, बहुत अच्छा, ईमानदारी से किया आपने, आपका धन्यवाद, बधाई। और नकारने की कोई बात नहीं है, जो जैसा है वो ठीक है। अब इस दोनों पे चिंतन करना है। आप में लगभग सारे खेडूत रासायनिक खेती करते हैं, यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, ये सब कुछ आप खेतों में डालते हैं। और प्राकृतिक खेती आप इसलिए नहीं करना चाहते, आपको डर है, भय है कि हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। यही है कि नहीं? हाँ या ना? आप इसीलिए नहीं करते ना कि प्राकृतिक खेती करेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, यही बात है ना? तो इसका उत्तर, अब भाई कमजोरी नहीं दिखानी, मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूं। अब ये मेरी क्लास चलेगी, आप मेरे विद्यार्थी होंगे, मैं आपका गुरुजी बनूंगा। अब जो विद्यार्थी हाँ ना में उत्तर नहीं देंगे, मैं सोचूंगा कि कलेक्टर साहब ने बहुत कमजोर विद्यार्थी मेरे सामने बिठाए। और हाँ ना में बोलोगे ना आप उत्साह से, तो मैं समझूंगा बड़े इंटेलिजेंट, बुद्धिमान विद्यार्थी हैं। तो आपने अपना परिचय खुद देना, द्वारका भूमि के देव लोग हैं आप। तो बातचीत करूंगा, एक एक बात आपके अंदर जानी चाहिए। भाषणबाजी नहीं कि मैं भाषण दे के चला गया, कोई बात आपके पल्ले पड़ी, कोई नहीं पड़ी, सब आपके अंदर जानी चाहिए। और जो समझ में ना आए, खड़ा होकर पूछो आप मेरे से, खुल के बात करो, लेकिन सत्य को स्वीकार करो, धर्म को, धर्म को स्वीकार करो, जैसे योगेश्वर कृष्ण ने जीवन में किया। आप उसी परंपरा की धरती के लोग हैं। सत्य को स्वीकार करना और असत्य को त्यागना, ठीक है? तो आपके मन में ये बात कि प्राकृतिक खेती करेंगे तो उत्पादन कम होगा, इसको निकालने के लिए मैं आया हूं। बिल्कुल आपका उत्पादन कम नहीं होगा। हाँ, एक खेती है जो भारत सरकार, प्रदेश सरकारें पिछले 40 साल से करवाती आई हैं, जिसका नाम है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसमें उत्पादन पूरा होता नहीं, खर्चा कम होता नहीं, मेहनत भी खेडूत की कम होती नहीं, वो है जैविक खेती। आप जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को एक जैसी मानते हैं, इसलिए आप में डर बैठा हुआ है।
मैं जिस खेती का प्रचार करता हूं वो है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। इसमें उत्पादन कम नहीं होता, मेहनत भी इतनी नहीं है और खर्चा तो आपका बिल्कुल न के बराबर हो जाएगा। अब आप ये मानते हैं कि हमारा उत्पादन घटेगा, इसका प्रमाण देखो, वो जो यहां स्टॉल लगा रखा ना 3-4 हमारे खेडूत ने, उनसे मिलो आप। ये सब प्राकृतिक खेती करते हैं। ये खेडूत बंधु हमारे सामने बैठे, पीछे एक ने हाथ खड़ा किया। आप इनके खेत में जाओ, इनकी खेती बाड़ी देखो। अभी मेरे को वो पहले स्टॉल पर बैठे बंधु जिनके पास नारियल है, उन्होंने बताया मेरे नारियल में रासायनिक खेती करता था तो बीमारियां आती थी, दुनिया भर का मैंने जोर लगाया, कभी वो बीमारी नहीं मिटती थी। जब से मैंने प्राकृतिक खेती की, मेरा नारियल में कोई बीमारी नहीं आती और उसका क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ गई है। इन सब खेडूत से मैंने पूछा, क्या प्राकृतिक खेती करने से आपका उत्पादन कम हो गया? वो कहते जी कम नहीं, हमारा तो बहुत फायदा हो गया, हमारा कई कई गुना बढ़ गया है। इस समय गुजरात में 10 लाख के लगभग खेडूत प्राकृतिक खेती करते हैं। 10 लाख। इन पिछले 3-4 सालों में जो मेहनत की गई, रात दिन में घूमता हूं। कोई सोचता था आपके धिणकी गांव, छोटे से गांव में गवर्नर ऐसे लोगों के बीच में बैठेगा? आपके बीच में नहीं, मैं सारे प्रदेश में घूमता हूं, सब जगह जाता हूं। मेरे मन में एक पीड़ा है, दर्द है। मैं खेडूत हूं, खेडूत के साथ क्या क्या मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बचता, उसको मेरे को पता है। आप रात दिन पसीना बहाते हो, सारे परिवार में माताएं बहनें खेती में योगदान करती हैं, थोड़ा बहुत बचता है उसको ये दवाइयां वाले ले जाते हैं। आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं बचता। ये बहुत बड़ी चिंता है। और आपकी धरती भी बंजर हो गई, ये वातावरण भी बिगाड़ दिया, धरती का पानी भी खत्म कर दिया। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो खेती आप और हम कर रहे हैं ना रासायनिक, ये आने वाली पीढ़ियों को ना पानी मिलेगा, ना धरती उपजाऊ मिलेगी, ना हवा ठीक मिलेगी। आज सारे हॉस्पिटल में जाओ, अस्पताल में, वहां कैंसर से भरा पड़ा है हॉस्पिटल। हार्ट अटैक, डायबिटीज, पेनक्रियाज फेल, किडनी फेल, ब्रेन ट्यूमर, दुनिया भर का बीमारियां जो फैल रही हैं। आप खेडूत इतने कई बड़ी आयु के हैं मेरे जैसे, वो बताओ आज से 50 साल 40 साल पहले कोई कैंसर नाम की बीमारी को जानता था? बोलो, नहीं थी ना। हार्ट अटैक आपने देखा था? हार्ट अटैक क्या होता है? ये किडनी फेल हो गई, ये डायबिटीज हो गई, कौन जानता था? अभी 4 दिन पहले एक 8 साल की बच्ची स्कूल में पढ़ने वाली को हार्ट अटैक हो गया। पढ़िया आपने न्यूज? 8 साल की बच्ची है, बहन जो मंच संचालन करती है, ये बता रही, हमने पढ़ा है। 8 साल उसकी उम्र थी। आप सबसे पूछता हूं, उस बहन ने कौन नशा किया था? उस बेटी ने कौन सा शराब का पान किया था? 8 साल की बच्ची ने कौन सा व्यसन किया था? इतनी छोटी बच्ची का स्कूल में ही हार्ट अटैक बैठे बैठे हो गया। कितने बच्चे पिछले दिनों कोई सीढ़ियों पे चढ़ रहे, गिर गए, वहीं हार्ट अटैक हो गया। ग्राउंड में खेल रहे, गिर गए, वहीं हार्ट अटैक हो गया। विवाह शादी में नाच रहे, वहीं गिर गए, वहां अटैक हो गया। आपने किसी ने सुना था कि 8, 10, 20 साल तक हार्ट अटैक आ जाएगा? ये क्यों है? क्योंकि आज माँ का, जिस माँ का दूध पिया ना उस बेटी ने, उस माँ के दूध में भी यूरिया है। आपके गाय भैंस के दूध में भी यूरिया है। आप जो भी खाते हैं, गेहूं, चावल, सब्जी, भाजी, सब में जहर है। और ये जहर डालने का अभियान हमने ही चला रखा है। सारा दिन
यूरिया छिड़कते हैं, कोई पिट्ठू लगा करके फिर उस पर जहर छिड़कते हैं। अब ये सारा जाएगा तो धरती माँ में। और हमने क्या लिखा वेदों में, पाया माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। धरती हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। हम कितने बढ़िया पुत्र हैं जो अपनी माँ को रात दिन जहर से ग्रसित कर रहे, रात दिन उस माँ को जहर खिलाते। इस धरती माँ को जैसे मेरे आपके शरीर पर तेजाब डाल दें, तेजाब कितनी पीड़ा होगी, वैसी पीड़ा हम धरती माँ को पहुंचा रहे हैं। इतना जहर धरती को पिलाते और वो धरती माँ को जब वही देंगे तो वो वापस आपके पौधों की जड़ों के द्वारा उस सारी चीज को आपके साग सब्जी फल भाजी अनाजों में ले आती और वो घूम फिर करके हमारे शरीर में वो जहर पहुंच रहा है। इसी का कारण है कि 50 साल पहले कोई हार्ट अटैक नहीं होता था, आज हो रहा है। कोई शुगर पेशेंट गांव में नहीं मिलता था, जानते नहीं थे शुगर क्या होती है, डायबिटीज क्या होती है। आज घर घर में आ गई, सब बीमार हैं, अस्पताल बढ़ाए जा रहे हैं, बीमार उससे ज्यादा बढ़ रहे, डॉक्टर जितने हैं बीमारी उससे भी ज्यादा है, क्योंकि हम पत्तों को सींच रहे, जड़ को नहीं पकड़ रहे। इन पेड़ों के पत्ते पे पानी छिड़को और जड़ में नहीं दोगे तो पत्ता हरा पेड़ कैसे होगा। आप जड़ में पानी दे दो तो पत्ते अपने आप हरे होंगे। तो मूल को पकड़ो, मूल है जहरी खान पान। आज द्वारका में ही रुके हुए थे हम रात को। आज तक एक टीवी चैनल है जिसमें 9 बजे पूरे देश के समाचार आते हैं। तो आज ही रात को जो बीती मैं उस समाचार सुन रहा था उसमें बताया जा रहा था कि इस समय हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, डायबिटीज और कैंसर बढ़ रहा है और उसका मूल कारण हमारा खान पान है। आप तो भगवान कृष्ण की नगरी के लोग हैं, उन्होंने गीता में लिखा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, अन्न से ही मन बनता है, जैसा अन्न वैसा मन। आप और हम जो खेती कर रहे हैं रासायनिक, ये हिंसक खेती, हिंसक, इसमें मारो मारो मारो। आपने जो अड़सिया है, केचुआ अर्थवर्म, वो मार दिया, सूक्ष्म जीवाणु धरती में वो खत्म कर दिए, कितने पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई, कितने जीव जंतु मार दिए। आप जिस पेस्टिसाइड का स्प्रे करते उसमें मारना ही है ना, जीवाना तो नहीं है, बोलो मारना है ना। तो जब हमारे मन में सबको मारने की भावना है तो ऐसा अन्न जब अंदर जाएगा तो उससे धरती पे शांति कैसे होगी। फिर तो एक दूसरे को मारने का भाव आएगा, हिंसा भावना आती है। आज हम सब इतने आक्रामक बन गए कि पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करते हैं तो रोज अखबारों में आती पार्किंग में लड़ाई बज गई, गोलियां चल गई। इतनी भी सहन शक्ति हमारे में नहीं बची है। 10 आदमी एक जगह बैठ के उठते हैं तो लड़ाई करके उठते हैं, एक दूसरे ईर्ष्या द्वेष घृणा का भाव। ये क्यों है? क्योंकि अन्न दूषित खा रहे हैं, हम हिंसक अन्न का प्रयोग करते हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी रिसर्च है ऋषियों की। आज से 5,500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने लिखा था, जैसा अन्न वैसा मन, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से ही विचारों की शुद्धि बनती है। तो हमने ये जो रासायनिक खेती हम करते हैं ना खेडूत भाइयों,
इससे हिंसा तो होगी, लेकिन हमारी जो धरती माँ है वो भी बंजर होगी। बंजर समझते हो? क्या बोलते हैं गुजराती में बंजर को जी? बिन उपजाऊ, बिन उपजाऊ बोलते हैं क्या? आपका पर्टिकुलर शब्द क्या? बिन उपजाऊ, बिन उपजाऊ। तो सारी धरती बिन उपजाऊ बन चुकी हमारी। जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं कि जिस धरती का मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.55 से नीचे है वो बंजर है। और इस समय सारे देश की धरती की रिपोर्ट आई है, सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे हो चुका है। और गुजरात तो उनमें नंबर 1 वालों में है। आपकी मिट्टी का सारे प्रदेश में 0.4 से ऊपर नहीं है ऑर्गेनिक कार्बन। ये जो खेडूत है ना, जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जो यहां भी बैठे हैं, इनकी धरती को छोड़कर आप सबकी धरती बंजर हो चुकी। इनकी उपजाऊ है, आप चेक करवा सकते हैं। अपनी मिट्टी को भी लैब में ले जाओ और इन वाली को भी लेके जाओ, क्योंकि मुझे खुद पता है। मेरे पास यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में 180 एकड़ भूमि है। उसमें 80 एकड़ में मैं खुद खेती करता था और अपनी 100 एकड़ में लीज पर भाड़े पर किसानों को दे देता था। अब भाड़े पर जो आदमी लेगा उसका तो काम है धरती से ज्यादा उत्पादन लो। उसने गोबर तो एक बार भी नहीं डाला 20-30 साल, यूरिया डीएपी जंतुनाशक। और 2017 में मेरे पास वो खेडूत आए, 8-10 खेडूत ने वो जमीन ली थी 10-10 एकड़। पानी बहुत मीठा था, जमीन ठीक थी, और मेरे को इकट्ठे होके कह गए कि आप अपनी जमीन संभालो, हम नहीं लेंगे आगे से। मैंने कहा क्या बात हो गई? कि इसमें कुछ होता ही नहीं, हमें खर्चा नहीं निकलता। मैंने कहा जब आपने जमीन मेरी भाड़े पे ली थी शुरू में तो पैदा नहीं होता था कि? उस समय तो बहुत होता था, अब कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या समझे आप? कि उन लोगों ने लगातार यूरिया डीएपी जंतुनाशक प्रयोग किया, जिसके कारण मेरी उपजाऊ जमीन को बिन उपजाऊ बना दिया और छोड़ के चले गए। तो मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, जो कृषि की यूनिवर्सिटी, उसके एक सीनियर साइंटिस्ट कुरुक्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया थे, उनका नाम है डॉक्टर हरिओम जी। उनको मैंने बुलाया और कहा कि मेरे इतने 10 किसान खेती करते थे भाड़े पे लेके, सब छोड़ गए मेरे खेत को, और ये कह के छोड़ गए इसमें कुछ नहीं पैदा होता। मैंने कहा अब मैं क्या करूं जमीन का? तो डॉक्टर हरिओम ने मेरे को बोला कि जी ऐसे नहीं पता लगेगा, मैं आपकी मिट्टी सोइल टेस्टिंग कराऊंगा यूनिवर्सिटी में। का कराइए। उन्होंने 100 एकड़ में सब जमीन से सैंपल लिए मिट्टी के और यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में भेज दिए। वहां से जब रिपोर्ट आई तो आप उसको ध्यान से सुनो खेडूत भाइयों, आप जो रासायनिक खेती करते हैं आपके लिए चेतावनी है। रिपोर्ट आई तो मेरी उस मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2, 0.3, 0.4 से ऊपर किसी जमीन का नहीं था। 100 एकड़। डॉक्टर हरिओम ने कहा ये तो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है, ये बिन उपजाऊ हो चुकी है। अब क्या करें? तो वो कृषि वैज्ञानिक थे, उनको भी केवल रासायनिक खेती करनी आती थी, उनको भी प्राकृतिक खेती का नहीं पता था, केवल जैविक जानते थे वो। तो उन्होंने कहा कि इसको जैसे बिन उपजाऊ बनी है ये 20, 30, 40 साल में ऐसे धीरे धीरे उपजाऊ बनेगी। क्या करूं? इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना फास्फोरस, इतना जिंक, इतना पोटास, इतना मैग्नीशियम, इतना आयरन, इतना कॉपर, लिस्ट बनाई।
और जो अवशेष इसमें पड़ेंगे वो इसमें डालो, धीरे धीरे 40 साल में ये उपजाऊ बनेगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब जो सामान आपने लिखवाया यही तो इन खेडूत ने डाला था इसमें जो बंजर बनाई, ये जो बिन उपजाऊ बनाई इसी सामान से तो बनी है, और आप फिर ये लिस्ट बना रहे हो। उन्होंने कहा हमारे पास इससे अलग कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैं बाकी खेत में प्राकृतिक शुरू कर चुका था 80 एकड़ में, तो मैंने कहा मैं आप वाला फार्मूला नहीं अपनाऊंगा। क्या करोगे? मैंने कहा प्राकृतिक खेती करूंगा। कि वो क्या होती? तो मैंने बताया जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, आच्छादन, वापसा निर्माण और एक ही समय बहु फसलों का बोना। वो मेरे को कहने लगे दुनिया चांद पे चली गई, आप गैर गोबर मूत्र में उलझ रहे, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा बोले जो आपके मन में है। वही उस साइंटिस्ट ने मेरे को बोला। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा तो फिर आपकी शरण में आ जाऊंगा, अब तो मैं प्राकृतिक ही करूंगा इसमें। 2017 अप्रैल में उन खेडूत ने मेरी खेती को छोड़ दिया था, ध्यान करो। और 2017 बाद मैंने उसमें डांगर धान की खेती लगाई और उसमें 1 एकड़ में 1 टन मैंने घनजीवामृत डाला। और जब भी पानी देता जीवामृत देता। मेरा खेत बाकी किसानों की तरह लहलाने लग गया, इतना बढ़िया उपज। और वो डॉक्टर हरिओम बीच बीच में आते, देख जाते और मेरे कर्मचारियों से पूछते थे तुम हमें बताओ या आचार्य जी रात को कितने बजे यूरिया डलवाते हैं आपसे खेतों में? समझ में आई? तो वो कहते जी ये तो नहीं डलवाते, बिल्कुल डालेंगे तो हमें भगा देंगे यहां से। और जब उत्पादन हुआ तो उन्होंने बोला जब इसकी हार्वेस्टिंग हो, कटाई हो तो हमें दिखाना कितना धान पैदा हुआ। उस बंजर बिन उपजाऊ भूमि में पहले ही साल में 28 क्विंटल प्रति एकड़ धान डांगर पैदा हुआ, पहले ही साल में 28 एकड़। अब उसकी रुचि बढ़ी और वो अगली फसल भी उसने मेरी देखी, देख जाते चुप रहते। 2 साल जब उन्होंने लगातार देखी और मेरी इस साल 28 क्विंटल, अगले साल मेरा डांगर 30 क्विंटल, 30 क्विंटल और 2 क्विंटल बढ़ गया। और तीसरे साल वो 32 क्विंटल हुआ। जब मैंने 3-4 फसल ले ली तो डॉक्टर हरिओम आश्चर्य में पड़ गए, इसका कारण क्या है, कुछ तो होगा इसमें। तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में एक मेला होता खेडूत का हर साल, जैसे हमारे प्रदेश में भी किसान मेला होता है। उस किसान मेले में वो अपने दूसरे साइंटिस्ट से मिले और उन्होंने कहा भाई एक करिश्मा है, हमने उसको देखना चाहिए। ऐसी बंजर भूमि जिसका ऑर्गेनिक कार्बन मैंने हाथ से चेक करवाया 0.234 था और उसमें इतनी पैदावार होने लगी, बढ़ती जा रही, इसको हमने चेक करना चाहिए। और ये सोच के, आपकी मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? सुन रहे हैं आप सब? धन्यवाद। अब और ध्यान से सुनना इसको। तो जब उन्होंने अपने दूसरे साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों के साथ बात की और उन्होंने कहा हमने इनकी मिट्टी को चेक करना चाहिए और बाकी उन खेडूत की भी मिट्टी देखो जो रासायनिक करते। तो एक दिन इनकी 2 गाड़ियां वैज्ञानिकों की भर के आई हमारे यहाँ। वो पहले हमारे जिला कुरुक्षेत्र के 5 तालुका में गए, तहसील में, और जो प्रोग्रेसिव किसान उनके होते ना, बने बनाए फिक्स होते इनके प्रोग्रेसिव किसान, आप में भी होंगे कोई प्रोग्रेसिव किसान। वो है जो सबसे ज्यादा यूरिया डालते हैं, सबसे ज्यादा जंतुनाशक डालते हैं, सबसे ज्यादा जहर खेत में बिखेर कर उत्पादन बढ़ाते हैं, वो प्रोग्रेसिव किसान है। ऐसा ही है कि नहीं? तो ऐसे 5 खेडूत के यहां उनकी टीम गई अलग अलग जगह पर, 5 तालुका में,
और उन्होंने उनकी मिट्टी इकट्ठी करके उन सब की मिट्टी आपस में मिला ली और प्रयोगशाला में चेक कराई। उस रासायनिक मिट्टी में 1 ग्राम मिट्टी में 33,05,000 सूक्ष्म जीवाणु मिले। कितने बोलो? 33,05,000। कितनी मिट्टी में? 1 ग्राम मिट्टी में। तुम सुन नहीं रहे या मजा नहीं आ रहा आपको सुनने में, या ज्यादा ही मस्त हो गए? मस्त हो गए। बोलो मेरे साथ, दोबारा बोलो सारे क्लास में। 1 ग्राम मिट्टी में कितने सूक्ष्म जीवाणु पाए? 33,05,000। किनकी में? रासायनिक खेती वाले में, जो आप करते हैं। और उसके बाद उनकी दोनों गाड़ियों की टीम मेरे खेत में आई और मेरे खेत की मिट्टी को उन्होंने कई जगह से इकट्ठा करके आपस में मिला के फिर प्रयोगशाला में चेक कराया। तो मेरी मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु कितने पाए 1 ग्राम में? ध्यान करो, 1 ग्राम में 161 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए। 161 करोड़। और उसमें पाए 33,05,000। उसी वो पहला दिन था जब उन साइंटिस्ट ने वहां सरेंडर कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने सारी जिंदगी बहुत बड़ा पाप किया है, हमने अपराध किया, धरती को बंजर बनाया, बिन उपजाऊ बनाया। आज उनकी आंखें खुली कि प्राकृतिक खेती क्या है, ये तो धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को कैसे बढ़ाती है। और उसका परिणाम वही मेरे खेत 100 एकड़ जो आज से 2017 में जिसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 से नीचे था, आज उसी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन इस समय 1.7 तक चला गया है। 1.7 ये क्या है? 1.7 का मतलब है जंगल की भूमि की तरह मेरी भूमि सोना बन गई, उपजाऊ बन गई। और वो क्यों बनी? क्योंकि मैंने यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डालना बंद कर दिया। मैं केवल उसमें देसी गोमाता का गोबर से जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत ही डालता हूं, आच्छादन वापसा करता हूं। उससे मेरे खेतों में जीवाणुओं का भंडार हो गया। अळसिया, केचुआ इतना आ गया। अभी दिखाऊंगा आपको। इसमें है भाई आपका सिस्टम, एक बार दिखाओ इनको। और आप भी देखना, जो रासायनिक खेती करने वाले आपके यहाँ है ये अळसिया, देखो इसको ध्यान से। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है और कुरुक्षेत्र में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के ये देखो केचुआ है, अर्थवर्म, ये देखो ध्यान से, वो एकदम धरती से बाहर निकला। और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, और हमारे एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं। और ये भूमि में 8-10 फुट तक पानी वर्षा का है। परपोटा देखो, उन छिद्रों के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये देखो दूसरा, ये जो दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये परपोटा देखो पानी, ये साफ, उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था वो केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती माँ के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब इसको बंद करो। इसके लिए आपकी समझ में आई थोड़ी? बोलो भाई कमजोर विद्यार्थी हो,
वो कमजोर ही होंगे जो इतना बोलने पे भी नहीं बोलते। आप जितने भाई खेडूत बैठे, किसी के खेत में इतना अलसिया है? क्यों नहीं है? क्योंकि आप सारा दिन पिट्ठू लाद के उसको मारने पे लगे हुए हैं। सारा दिन कहते हैं तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्यों इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि तुम हमारा भला करने आते हो, हम अपना भला करना नहीं चाहते। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को, संततियों को बंजर जमीन देना चाहते हैं और इस धरती में भी पानी खत्म करके जाएंगे ताकि आने वाले बच्चों को कुछ ना मिले। ये प्रोग्राम चला रखा हमने आजकल। ये जो अलसिया है ना, ये आपका सबसे बड़ा मित्र है। मैं बोलता हूं लोगों को, ये मनरेगा वाले काम पे आते हैं, देखते हो तो काम करते हैं, आप हट जाते हो तो बैठ जाते हैं और शाम को 300 रुपए मांग लेते हैं। और ये अलसिया आज तक 1 रुपया मांगता किसी से? और आप यदि बैठे हैं या न बैठे, अपने आप रात दिन आपके लिए काम करता। और ये अलसिया का सुनो कितना उपकारी है ये प्राणी। ये देखो ना, धरती में यूं 8-10 फीट तक छिद्र बनाता, इससे जाता, इससे आता, ये जिस छिद्र से जाता उससे नहीं, नया बना के लाता है और अपने शरीर से पसीना छोड़ के उसकी लिपाई करते हुए जाता है। वो छिद्र बंद नहीं होता, उससे ऑक्सीजन धरती को 8-10 फीट मिलती, उससे उसकी फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता बढ़ती। एक बात। और आपके खेत की मिट्टी से, जिसमें अलसिया है, उस नीचे की खनिजपूर्ण मिट्टी को ये खाता है और खा के पेट से निकालकर पौधे की जड़ को देता है। आपके खेत की मिट्टी से इसके पेट से निकली मिट्टी में 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है, 11 गुना ज्यादा पोटास है। और जब ये अलसिया मरता है ना, तो धरती मां के 16-17 प्रकार के पोषक तत्व की पूर्ति करता है। और ये एक अलसिया, ये जो है ना केचुआ, अपनी जिंदगी में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है। सोचो, इतना परिवार देता है, जीते हैं मरते हैं, जीते हैं मरते हैं। इसका पूरा शरीर प्रोटीन का है, इसका शरीर ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार है। ये जीता है तब तक आपकी भलाई के लिए काम करता, मरता अपना बलिदान आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कर जाता है। यह है भगवान की रचना। इस परमात्मा की रचना में मैं और आप यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डाल करके जो पाप करते हैं, उसका परिणाम आपकी धरती अब बिन उपजाऊ बंजर बन रही, पत्थर बन गई धरती आपकी। आपकी धरती में 1 फुट से नीचे बहुत बड़ी लेयर बन गई पत्थर की, जो धरती में पानी नहीं जाने देती। जितनी बारिश होती है सारी बाढ़ का रूप बना करके ऊपर की 2-6 इंच मिट्टी को बहा ले जाती है। आज भारत की धरती पानी नहीं पी रही। इसका भी एक और आपको मैं वीडियो दिखाता हूं। इसी 5 जून की यह घटना कैसे घटी, मेरे को नहीं पता था। ये भगवान ने आप सबको सचेत करने के लिए घटना बतानी थी। इसको सुनो, दूसरी को, इसको भी चलाओ वह वीडियो को देखो। आप सबकी धरती का यह हाल बन चुका है। 5 जून 2024 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र किसान से 5 एकड़ जमीन लीज पर ली, जिसमें छात्रों के लिए ग्राउंड बनाया जा सके। उसकी फेंसिंग के लिए प्रबंधक समिति ने निर्णय लिया कि उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा जमीन में होल करके पाइप लगाकर उसमें तार फेंसिंग की जाए, ताकि बच्चे अंदर सुरक्षित रह सकें। तो उसमें ड्रिल मशीन से जब हम छिद्र करने लगे, तो जोर लगा करके भी 63 सीसी का इंजन उस भूमि में 2 इंच से ज्यादा छिद्र नहीं कर पाया।
और ये दूसरी जगह जब होल किया वहां पर भी मशीन फेल हो गई। लेकिन फिर हमने विचार किया कि ये जमीन इतनी कठोर क्यों है। क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जिस जमीन में हम प्राकृतिक खेती कर मशीन को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में लेकर के गए तो वहां पर जब ड्रिल की गई तो कुल 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने छिद्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, ये सब कुछ अंतर किस बात का है कि हमने देखा कि जिस किसान से हमने ग्राउंड के लिए जमीन लीज पर ली है उसमें किसान पिछले 40-45 वर्षों से केवल रासायनिक खेती करता है, जिसका परिणाम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ने सभी केचुए, अर्थवर्म मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु खत्म कर दिए, धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। इसका परिणाम है कि इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा जल जब बरसता है तो ऊपर वाली 6 इंच मिट्टी को बहा करके ले जाता, बाढ़ आ जाती है और भूमिगत जल को हम ट्यूबवेलों के द्वारा, पंप्स के द्वारा खींच करके निकाल रहे हैं और वर्षा जल धरती माता पी नहीं रही है। इस कारण भूमिगत जल घटता जा रहा है, जमीन बंजर होती जा रही, पत्थर होती जा रही, जबकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेती फार्म में ये पूरे देश की धरती का ये हाल हो गया है। ये जो यूरिया डीएपी आप डालते हैं, इस यूरिया में 45% तो नमक ही होता है और नमक जब धरती में जाता तो उसके छिद्र को ये बंद करके पत्थर बना देता है। डीएपी डालते हो खेतों में तो डीएपी देखते हो ना, 6 महीने तो पड़ा ही रहता हो, पिघलता ही नहीं है। ये पत्थर बना दी जमीन। आप ऊपर ऊपर जो कल्टीवेशन करते हैं, टीलर चलाते हैं, हैरो चलाते हैं या खेत से जो जुताई करते 1 फीट तक धरती में हो जाते हैं तो वो उलट पलट होती, लेकिन उसके नीचे की जो जमीन आपकी वो बहुत बड़ी लेयर पत्थर की बन गई जो वर्षा जल के पानी को नहीं पीती और आप पंप से पानी निकाल रहे हो। अब बोलना, जिस कुएं में पानी तो निकलता रहे और नए स्रोत उसमें बंद हो जाए तो सूखेगा या भरेगा? बोलो भाई कमजोर विद्यार्थियों, सूखेगा कि नहीं? तो वही काम हम कर रहे हैं कि नहीं? अब जहां वर्षा होगी वही बाढ़ आ जाती है, जहां वर्षा नहीं होती वहां अकाल पड़ जाता है। अब उसका हल क्या था? ये था अलसिया। ये 10 फीट तक वो जो पत्थर भूमि उसको तोड़ता है उसको रहने नहीं देगा। मेरे खेत में जब 10-15 लाख अलसिया 1 एकड़ में रात दिन काम करेगा तो मेरी सारी धरती देखो कैसी मुलायम थी। उसमें जब ड्रिल मशीन की तो 3 सेकंड में अंदर गया। और आपने देखा होगा पहली जो बिन उपजाऊ थी ना, आप जैसी, उसमें ड्रिल चली तो धूल उड़ती थी, मिट्टी देखी आपने उड़ती हुई, और मेरी मिट्टी वहीं पर बिखर गई, इतनी उपजाऊ जमीन बन गई। तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ये बर्बादी का रास्ता है। आने वाली पीढ़ियों को ना धरती में पानी छोड़ के जाओगे, खेती तो दूर, पीने का भी पानी नहीं बचेगा। और ये खेती करोगे तो मेरे खेत में कितनी भी वर्षा हो जाए हमारा एक बूंद पानी बाहर नहीं जाता, सारी धरती मां के पेट में चला जाता। आपने परपोटा देखा था ना, वो क्यों था? क्योंकि जो छिद्र बनाए उनमें हवा निकलती थी और पानी अंदर जाता था। 24 घंटा में कितनी भी बारिश हो मेरे खेत में बूंद पानी नहीं बचती, सब धरती मां के पेट में जाता है। और ये जितने खेडूत बैठे ना हमारे प्राकृतिक वाले, इनसे पूछो, जो मेरी स्थिति वही इनकी भी है, ऐसा इनके खेत में भी होता है।
और आपके खेत वर्षा नहीं होती तो सूखे में मरते हैं और वर्षा ज्यादा होती तो गल के मरते हैं, ऐसा ही होता ना। तो ये अपराध प्रकृति से छेड़खानी करने से। मैं बार बार सब जगह एक उदाहरण देता हूं। आप जंगल में गए कभी? बोलो भाई, जंगल में गए कि नहीं? तो आप जंगल में बताओ, हजारों तरह के पेड़ खड़े हैं अलग अलग, वहां यूरिया कौन देता है? जाते हो आप डालने यूरिया जंगल में? डीएपी कौन देता है? गोबर की खाद कौन देता है? वहां कीटनाशक जंतुनाशक कौन डालता है? वहां गोबर की खाद कौन देता है? पानी कौन देने जाता? कोई भी नहीं। और जंगल का एक एक पेड़ को देखो, समय पर फलों से लद जाता है। किसी पत्ते को तोड़ो, उसमें जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, किसी पोषक तत्व की कमी नहीं है। जो प्रकृति जंगल के पौधे की सारी जरूरत पूरी करती है, हमारे खेत की क्यों नहीं करेगी? जो नियम जंगल में काम करे वही नियम खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। यह है नेचुरल फार्मिंग। आप जो ये गड़बड़ करते हो ना, बीच में छेड़खानी करते हो, सारा दिन ट्रैक्टर घुमाते हो जुताई करने के लिए, और आपके दिमाग में एक बात डाल दी, जितनी जुताई करोगे इतनी जमीन ताकतवर बनेगी। और हम कहते हैं जितनी जुताई करोगे उतनी धरती बंजर बनेगी। क्यों बनेगी? कि आप जो सूक्ष्म जीवाणु है, केचुआ, अळसिया है, उसको डिस्टर्ब करते हो, उसको मारने का काम करते हो। और आपको ये समझ होनी चाहिए, ये कृषि वैज्ञानिक भी जानते हैं कि जब धरती का तापमान 35 डिग्री से ज्यादा होता है, ऐसे समय पर जुताई होगी तो धरती का सारा ऑर्गेनिक कार्बन हवा में उड़ जाता है और ऊपर ग्लोबल वार्मिंग को फैलाता है और धरती को बंजर बनाता है। समझ में आ गई बात? जंगल में जुताई कौन करता? कौन ट्रैक्टर घुमाता जंगल में? बोलो, कोई भी नहीं करता। वहां जुताई का काम ये रसिया करता है। वहां जुताई का काम गौ माता है ना, जो गोबर। इस प्राकृतिक खेती को हम जिस टेक्निक से आपको दे रहे हैं, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी खेतों में। ये भी इसलिए हम जीवामृत, घन जीवामृत बना रहे हैं क्योंकि आपने धरती को बंजर और पत्थर बना लिया है। उसमें सूक्ष्म जीवाणु बचे नहीं, वो अळसिया मार दिया, जो मित्र कीट थे खत्म कर दिए। अब उनको दोबारा जिंदा करके धरती को उपजाऊ बनाने के लिए हमने बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत बनाया। क्यों? क्योंकि ये जो देसी गौ माता ना, गिर है, कांकरेज, जो भारतीय ब्रीड की गाय, ये इनमें गुण है और किसी में नहीं। भैंस में या हॉस्टन फ्रीजन गाय में वो गुण नहीं पाए गए। हमारी देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु। हम जब ड्राम में जीवामृत बनाते हैं, इनको गुड़ और थोड़ा बेसन देते हैं। बेसन खा के बलवान बनते हैं, गुड़ से बढ़ते हैं। इनमें हमारी माताएं बैठी ना, मेलवन लगता। मेलवन समझते हो? जामुन। 1 क्विंटल दूध में 100 ग्राम दही रात को डाल दो, सवेरे सारा दही में बदल जाता। वैसा ही काम गौ माता के पेट में जो छाण गोबर निकलता है, उसमें सैकड़ों तरह के सूक्ष्म जीवाणु, सैकड़ों तरह के ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं। ये हवा जो चल रही ना, इसमें 78.5% नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन भगवान की बनाई हुई है। और तुम जो यूरिया का नाइट्रोजन देते हो वो आदमी का बनाया हुआ है। उसमें गंदगी, बदबू है और इसमें प्राणायाम करके आप स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। तो नेचर से लेते हो सूक्ष्म जीवाणु, इसका भोजन बनाते हैं। जितने सूक्ष्म जीवाणु धरती में ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा होंगे, उतना ही धरती उपजाऊ बनेगी, उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। और उसको उपजाऊ बनाने में केवल और केवल गोमूत्र और देसी गाय का गोमूत्र और गोबर, जीवामृत, घन जीवामृत बना के डालो। 1 महीने में आपके खेत की रंगत बदल जाएगी।
3-4 दिन में ही पता लग जाएगा। मैं कल आपके गांव में था, धुंध का क्या गांव था, धुंधुका, धुंधुसर, और वो हम एक रामजी भाई के खेत में थे। हमारी ये मीटिंग स्कूल में, कल ऐसी मीटिंग हमारी खेत में थी खेड़ूत की। तो वो रामजी भाई का खेत जो मैंने देखा, वो मैं भी खुद आश्चर्यचकित हो गया। उसने वहां पंचस्तरीय बागवानी का काम किया है। ये पंचस्तरीय बागवानी क्या है, उन्होंने उसमें सभी तरह के पेड़ लगाते हैं। और हमारे भुज में तो कमाल किया है रतिलाल भाई ने, वो 1 एकड़ में 10 से 12 लाख रुपए कमाता है प्राकृतिक खेती में, 1 एकड़ में। और ऐसे किसान इस समय गुजरात में हजारों हो गए हैं, पूरे गुजरात में, जो 8-10 लाख रुपया प्रति एकड़ प्राकृतिक खेती से कमाते हैं। उन्होंने क्या किया, 1 एकड़ में 1 लाइन में खजूर लगा दिया, खजूर के बीच में ड्रैगन फ्रूट लगा दिया, उससे 8 फुट जगह छोड़ के 4-4 फीट के गैप से जामफल लगा दिया, अमरूद लगा दिया, उसका 6-8-10 फीट छोड़ के फिर आपका आम लगा दिया, और दूसरे जो यहां होते तरह तरह के प्लांट लगाए, और बीच में कहीं पर हल्दी बो दिया, कहीं पर अदरक लगा दिया, कहीं वेजिटेबल दूसरी सब्जियां लगा दी, कहीं पपीता लगा दिया। एक खेत में 20 तरह के फल लगा दो, 20 तरह के। प्रकृति का नियम क्या है, ये प्लांट जो पेड़ है एक दूसरे की मदद करते हैं और ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ऐसी खेती करके अब उनकी जुताई का भी खर्चा आपसे 60% कम हो गया, पानी भी आपसे 60% कम लगेगा, और जो पैदावार फलों की, साग भाजी की बनेगी वो इतनी टेस्टी होती है कि रामजी भाई ने बताया कि मेरा ड्रैगन फ्रूट 200 से 250 रुपए किलो में बेचता हूं, और इतना बड़ा होता, 4 में 1-250 ग्राम का एक ड्रैगन उतरता उनका, 200-250, और एक पेड़ पे 30-35 किलो लगते हैं। उसका तो एक ही पेड़ 5-6 हजार 7-8 हजार का होता है, और ऐसे सैकड़ों क्या कई सौ पेड़ 1 एकड़ में। और वो कहता, मैं 12 महीने ऐसी स्थिति में हूं जैसे नौकरी करने वाले को हर महीना तनख्वाह मिलती ना, इतने तरह के पेड़ लगा रहा हूं कि हर महीना मेरे को तनख्वाह मिले इसमें से। 1 एकड़ में 8 से 10 लाख। और हरी जो रतिलाल है भुज वाला, वो कहता, मैं गारंटी से करता हूं, अभी छोटा मेरा, मैं इसको 15-20 लाख रुपए पे लेके जाऊंगा 1 एकड़ में। ये प्राकृतिक खेती है, और हमारे फल खराब नहीं होते, उनमें बीमारियां नहीं आती। उन्होंने वहां कल मुलू भाई बेरा मंत्री भी हमारे साथ थे, और लोग भी थे, उसने हमें 4 पेड़ दिखाए, शायद आप ही तो थे ना सर, डीएम साहब भी साथ ही थे हमारे, ये जो बात मैं कह रहा हूं साहब भी साथ थे। उन्होंने 4-5 पेड़ दिखाए हमें, और उसमें क्या दिखाया, पहला पेड़ में 5 लीटर गौ माता का सीधा गौमूत्र में डाल देता हूं महीने में एक बार, दूसरे में 4 लीटर डालता हूं, इसमें तीसरे में 3 लीटर डालता हूं, और चौथे में 2 ही लीटर डालता हूं। हमने अपनी आंखों से देखा, 2 लीटर का जो था उसका रूप थोड़ा कम था, 3 वाले का उससे ज्यादा था, 4 वाले का उससे ज्यादा था, और 5 वाले का तो इतना भरा हुआ पेड़ था कि उसमें तिल करने के लिए जगह नहीं थी। पूरा बगीचा, मैं खुद भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करता हूं अपने कुरुक्षेत्र में, मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं, मैंने भी कल उससे नई चीजें सीखी है। हम इतना गौमूत्र देते नहीं कभी अपने को, तो केवल जीवामृत देते थे वो,
कल उसने नया नया एक्सपेरिमेंट, ये किसान तो साइंटिस्ट है, आप कितनी बड़ी रिसर्च कर सकते हो। अब वो किसान इतना आत्मनिर्भर बन चुका है, पपीता वो करता है, बीच में चना वो करता है, दुनिया भर की सब्जियां कर लेता है। अब अमरूद उसने एक ही साल कैरा लगाया, अब उसके फल लगा हुआ था, जुलाई में लगाया था और फल लगा हुआ था इस समय, जाम फल। तो आप ये भाई बैठे हैं सामने आपका, इनका नारियल देखो आप कितना ग्रीन है, कितना साफ सुथरा, खुद मेरे को बता रहे हैं। पहले मेरे में बीमारियां आती थी रासायनिक में, अब बिल्कुल बंद हो गई। एक निमाटोड बीमारी आती, नाम जानते निमाटोड का? तुम तो कमजोर विद्यार्थी हो भाई, बोलते ही नहीं, मैं अकेला ही जुटा पड़ा हूं। निमाटोड बीमारी सुनी? एक ऐसी बीमारी आती है कि जो पौधे की जड़ को खत्म करती, बड़े बड़े बाग सूख जाते हैं और आपके वेजिटेबल के भी पौधे सूख जाते हैं, उससे पैदावार नहीं होती। उस निमाटोड का इलाज पेस्टिसाइड में आज तक नहीं है, जहरीली दवाइयां डालते हैं भयंकर, लेकिन आप उसमें गोमूत्र डाल दो, निमाटोड बचेगा ही नहीं। आज मेरे 180 एकड़ में एक जगह भी निमाटोड देखने को भी नहीं मिलता, और जो जो प्राकृतिक करते हैं वहां नहीं बचेगा। एक मिली बग बीमारी आती है, हम जाम फल में उसमें आती है, आप उस पे भी 50% गोमूत्र और 50% पानी मिला के डाल दो, थोड़ा गोबर भी डाल दो, आज डालोगे अगले दिन 12 घंटे में वो मिलेगी नहीं आपको, खत्म हो जाएगी। इतनी बढ़िया भगवान ने गौ माता धरती पे उतारी, बोलो गौ माता की जय। गौ माता की जय। ना दूध पिएंगे ना गाय पालेंगे, गौ माता की जय हो जाएगी। यही तो करते हो, सूखी जय बोलते हो और गाय की मूर्ति बनाते हो, उस पर तिलक कर देते हो, गौ माता की जय। कैसे होगी जय? ना गाय पालते ना दूध पीते, भैंस का दूध पीते। भैंस का पाढ़ा देखा ना, वैसे ही दिमाग बना दिया बच्चों का। अपना का बच्चा देखो, आज पैदा होगा उछलेगा, अपने आप अपनी माँ का दूध पिएगा। अरे पाढ़े को तो बताना पड़ता है यहां से दूध मिलेगा, उसको अकल ही नहीं है। अब वैसी अकल हमने बना ली, भैंस के पीछे पड़े। अरे गौ माता, ऋषि भगवान कृष्ण की धरती के लोग के लिए भैंस का क्या काम? भगवान ने भैंस चराई थी या गाय चराई थी? तो फिर मानते भगवान को, मानते उसकी एक भी नहीं, इसका कोई लाभ नहीं। जैसा यन मनसा मनुते तद वाचा वदती, यद वाचा वदती तत्कर्म ना करोती। भाई जो अंदर आए वही तो वाणी में हो, जो वाणी में हो कर्म में आए। तो हमने काम करना चाहिए कि नहीं? गौ माता का जो गाय है ना, इसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु, और 10 किलो गोबर रात दिन में गौ माता देती है तो 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु देती है। और हम जीवामृत में उसको बढ़ा करके असंख्य बनाते हैं। यही सूक्ष्म जीवाणु धरती में गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, और आपकी धरती आने वाली पीढ़ियां आपको नमन करेंगी। हमारे बड़ेले ऐसे थे कि जिन्होंने हमारी धरती को सोना बना के हमें दिया। और पानी ऐसे बढ़ेगा, ये मेरे खेत का वाटर लेवल बाकी जगह से 5 फुट ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। धरती का पानी बहता ही नहीं है, बाढ़ आ ही नहीं सकती, और अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा आपका। पता क्यों नहीं सूखेगा? आप धरती को खोदो मई जून में, 2 फुट खोदने के बाद नीचे बेज मिलेगा कि नहीं? बेज नमी मिलेगी कि नहीं? और अड़सिया ने छिद्र कितना गहरा बनाया? 10 फीट का। तो जून में मई में जब धरती तपेगी ऊपर से, तो नीचे वाष्प बनेगा, भाप बनेगी, और वो भाप उस अड़सिया के छिद्र के द्वारा ऊपर आके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगी। जंगल का पेड़ क्यों नहीं सूखता? क्योंकि वहां यही नियम काम करता है।
आपके पेड़ क्यों सूखेंगे, पानी क्यों मांगेंगे? क्योंकि आपने धरती को पत्थर बना दिया, नीचे की नमी ऊपर आ नहीं रही उसको, जो अलसिया ने काम करना था। अलसिया खाद भी बनाता है और आपके पानी का प्रबंधन भी करता है। करोड़ों अरबों रुपया सरकारें पानी के बचाने पे लगाती है, उसकी जरूरत ही नहीं है, ये सारा पैसा बचेगा। धरती पे प्राकृतिक खेती होगी तो ना बाढ़ आएगी ना अकाल पड़ेगा, दोनों का निदान होगा। समझ में आ गई बात? हम भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। उन्होंने अब इस 25 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। अब ये प्राकृतिक खेती पूरे देश में लागू कर दी है। अब केवल गुजरात नहीं, पूरे देश में होगी ये खेती। और इसके लिए पहली किस्त उन्होंने 2481 करोड़ रुपया मंजूर किया। अब हमने गांव गांव में एक अभियान चलाया है, 5-5 गांव के क्लस्टर बना दिए पूरे गुजरात में। 12-13 हजार बहनों को हम ट्रेनिंग दिलवा चुके हैं गुजरात में। अब ये जो बहनें अपने ही गांव में अपने खेत में प्राकृतिक खेती करेगी, गो पालन करेगी, अपना मॉडल बनाएगी, वो गांव की बहनों को ट्रेनिंग देगी। ऐसी बहन को 15 दिन में ट्रेनिंग देने पर 6,000 रुपया सरकार देगी। 6,000 रुपए 15 दिन के। और जो ये हमारे कृषक होंगे मास्टर ट्रेनर, इनके लिए भी 8-10 हजार रुपए की व्यवस्था है, ताकि उनको समय जो लगे उनका प्रोत्साहन भी हो, किसान को ट्रेनिंग भी दे, अपने खेत को भी दिखाए। आप सब जितने खेडूत भाई, आपसे मैं इतनी दूर चल के आया हूं और बहुत लंबी चौड़ी बात कर ली मैंने, और मेरे से पहले राम सिंह भाई ने भी की है, तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? और मैं तो बच्चे पढ़ाता रहा हूं, गुरुजी हूं, कुछ दान दक्षिणा दोगे या यूं ही भेजोगे मेरे को यहां से? क्यों भाई, बोले नहीं आप? देना नहीं चाहते कुछ, क्या दोगे? तो मेरी दान दक्षिणा एक ही है, ध्यान से सुनो। मेरी दक्षिणा एक ही है कि आप संकल्प लें, जितने भी यहां पर रासायनिक खेती करने वाले भाई, वो आज से हमारे माननीय डीडीओ, डीएम महोदय और आत्मा के जो चौहान साहब और इनकी टीम है पूरी, वो इसी काम पे आपकी मदद कर रही रात दिन। आप उनको गांव में बुलाओ और एक ट्रेनिंग दिलवाओ, वो 1-2 दिन में आप मास्टर बन जाएंगे सारे। कुछ भी इसमें नहीं लगता, इसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं। आप इतने बढ़िया मास्टर बनोगे, जो हम जानते हैं उससे भी ज्यादा आप जान जाओगे। अब कल जो राम जी भाई के यहाँ गया, मैं सीख के आया उनके खेत से कुछ चीजें, ऐसी नई नई खोज लोग कर रहे हैं। तो आप संकल्प लो, हम कम से कम इतने खेत में जिसमें अपने परिवार के लिए अनाज पैदा हो, सब्जी भाजी पैदा हो, फल फ्रूट पैदा हो, अपने परिवार को तो कैंसर से बचा लो, अपने परिवार के बच्चों को तो हार्ट अटैक और बीमारियों से बचा लो। इतनी तो जिम्मेदारी है कि नहीं आपकी? बाकियों को भेज दो बेचारों को अस्पतालों में, और भेज रहे। ये मैंने देखा हिमाचल प्रदेश में, मैं 4 साल गवर्नर रहा, और वहां मैं ऐसे ही जाता था आपकी तरह। वहां पर छोटे छोटे गांव थे, मैं किसान को इकट्ठा करता, 4-5 गांव के किसान, 4-5 गांव के किसान इतने होते थे जितने आप सारे। फिर मैं उनको ये पढ़ाता, ट्रेनिंग देता, और मेरे को दुख होता, उनके शरीर गले हुए थे, हाथ गले हुए, शरीर पे चर्म रोग। मैं पूछता, ये हिमाचल में बीमारी फैल गई क्या, जो इतनी बीमारियां आपको चर्म रोग की? तो उन्होंने कहा बीमारी नहीं फैली साहब, हम बर्बाद हैं। उन्होंने पॉली हाउस बनाए प्लास्टिक के, वो और छोटी छोटी खेती है उनकी, उसमें वो बेचारे साग भाजी जो फल फ्रूट लगाते, उसमें स्प्रे करते थे कीटनाशक की। तो वो कहते हैं, नंबर लगाते थे, अब की बार पिताजी स्प्रे करेंगे,
अगली बार बेटा करेगा, अगली बार माँ करेगी, अगली बार पुत्र वधू करेगी, अगली बार बेटी करेगी, ऐसे नंबर से छिड़काव करते थे। और वो छिड़काव उनके शरीर पर जहां गिरता था वो चर्म रोग हो जाता था। सबकी हालत ये, वो कहते ना करें तो भूखा मरेंगे। और मैंने उनसे कहा एक दिन, मैं कहा ये जो स्प्रे आप करते हैं इन चीज साग भाजी फलों पे, आप भी यही खाते हैं? वो कहते ना जी हम नहीं खाते। मैं कहा आप कहां से खाते हो? हमने तो अलग अलग पेड़ रखे हैं अपने, हमने अलग पेड़ रखे, सब्जी भाजी वहां करते, ये तो हम खाते। मैं कहीं इनका क्या करते हो जिसमें छिड़काव करते हैं? कि आप लोगों के लिए भेजते हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है, ये बाकी के लिए भेजते हैं। और फिर कमाल हुआ, वहां पर एक शैलेंद्र भाई है शर्मा, जो ऐसी खेती बाड़ी करता है, वो काफी प्रोग्रेसिव किसान हमारे वाला बना। प्राकृतिक खेती है उन्हें पूरी बदल दी। और कैसे बना वो, उसको मैंने जीवामृत बनाना सिखाया। तो एक दिन वो हाथ उसके गले हुए थे इसी छिड़काव से। एक दिन गलती से क्या हुआ, वो डंडा जो था ना घुमाने वाला जीवामृत वाला, वो उसका कहीं कोई ले गया, तो उसने जीवामृत हाथ से घुमा दिया। और वो हाथ से घुमाया तो उसका चर्म रोग ही ठीक हो गया। वो कह रहे मेरी बीमारी ही चली गई। जब ये हाथ घुमा फिर मैंने दूसरा भी घुमा दिया, वो भी ठीक हो गया। अब उसने सैकड़ों लोगों को उस जीवामृत से स्नान कराकर उनके चर्म रोग ही ठीक कर दिए। आप देखो, ये है गौ माता की कृपा, ये गौ माता का कमाल। उसका चर्म रोग ही ठीक हो गए। तो जो आदमी के रोग को बाहर से ठीक करे, धरती को रोग को ठीक नहीं करेगा जीवामृत, कितने लोगों को जीवन देगा? भाई बहनों, ये पाप हमसे हो रहा, कितने लोगों को बीमारी दे रहे, धरती को बंजर बना रहे, पानी खत्म कर दिया। अब ये देखो ना, आजकल बोतलें लिए फिरते हैं पानी की, लेते फिरते ना। 40-50 साल पहले कोई लिए फिरता था क्या? ये अगले वाली पीढ़ी है तो भूल ही जाएंगी, सोचेंगी बस बोतलों में ही पानी मिला है। और हाल हमने क्या कर दिया, देखो हमने कितनी प्रोग्रेस की। हमारे बड़ों ने पानी को देखा समुद्र में, कुछ ने देखा झील में, उसके बाद देखा कुओं में, उसके बाद देखा ट्यूबवेल पंप्स में, और आने वाली पीढ़ी देखेगी इंजेक्शन में। ये उन्नति है, बर्बादी का रास्ता। अगला युद्ध पानी का युद्ध होगा दुनिया में, इसके बिना मरेगी दुनिया। और ये पानी बचाना है तो ये सब प्राकृतिक खेती से बचेगा, हवा बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, आपका पैसा बचेगा, धरती उपजाऊ बनेगी। अब लोगों को जीवन देने वाले बनोगे, अब जीवन लेने वाले बनोगे। सब बीमारियां फैलाने का कारण ये जहर वाला खान पान, इससे बचना है तो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ो। आपने बड़ा समय निकाला, आप आए। अब हाथ खड़ा करके ईमानदारी से बताओ, प्राकृतिक खेती करोगे कि नहीं? बताओ कौन कौन करेंगे? वाह भाई वाह, कुछ तो नहीं हाथ खड़े करे, चुपचाप बैठे बीच में। ये कमजोर विद्यार्थी नहीं करेंगे क्या? ये लोगों को कैंसर फैलाएंगे। बधाई आपको। और इतनी जरूर करनी है आपके बच्चों को, परिवार को, जहर मुक्त खेती करो और उसमें जीवामृत घनजीवा में डालो। इस पद्धति को सीखो, पढ़ो, हमारे लोग फ्री ट्रेनिंग आपको देंगे। चौहान साहब, आप कृपा करके गांव में कैंप लगवाओ, ठीक है जी? ये बहुत भले आदमी है, पूरे जिला को संभालते हैं। इनकी बहुत अच्छी टीम है चौहान साहब की, और ये पूरा आप लोगों के खेत में, गांव में भेजेंगे। आप खुद बैठो ट्रेनिंग में, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू।